नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबके यूपीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास आ चुकी है। ये क्लास यूपीटेड एग्जाम के साथ साथ आपके सीटेड एग्जाम, एस्टेट एग्जाम और केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम कंटेंट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के फैक्ट को संकलन किया है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे इससे पहले की क्लास में हमने फूड टॉपिक को डिस्कस किया था, व्हाट इज द फूड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा एनसीईआरटी से जुड़े जो भी पॉइंट थे वो सारे इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भोजन के पोषक तत्व होते क्या है, इसके अलावा आहार क्या होते हैं, आहार और संतुलित आहार में क्या डिफरेंस होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, किस पोषक तत्व किसमें मिलता है, पोषक तत्व की कमी से क्या होता है। इन्हीं सारे पॉइंट पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए हम क्या करें, कुछ करंट के, कुछ जीके के पॉइंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करें अपनी क्लास को एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसानी क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपके दिल में जो जिद, जुनून, पागलपन है ना, बस इसी को बना कर रखना है। हर हाल में अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। भोजन के पोषक तत्व। सबसे पहली बात तो मैं भोजन की जरूरत क्यों पड़ी थी। भोजन होता क्या है, भोजन वह खाद्य पदार्थ होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और फिर भोजन से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इन्हीं न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलते हैं, भोजन के पोषक तत्व। इनसे क्या होता है, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए, जैसे शारीरिक वृद्धि के लिए, जनन के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ें तो आप आसानी से पढ़ पाएँ और अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ। और ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, भोजन के पोषक तत्व होते कौन से। भोजन के मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज लवण, जल। ये सब क्या होते हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। संतुलित आहार से तात्पर्य क्या होता है, संतुलित आहार से तात्पर्य उस आहार से होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व क्या हो, उचित अनुपात में उपस्थित हो। जैसे एक हमारा वो होता है ना कि एक व्यक्ति को दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसको दिन में कितनी 2100 किलो कैलोरी मिलती है, तो समझिए उसका पोषक तत्व कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 2100 किलो कैलोरी ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है, सिर्फ फैट से ले रहा है, सारे पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप के पोषक तत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको लिस्ट बना दी है। मैंने पीडीएफ इस तरीके से बनाई है ताकि आप सारी चीज़ें आसानी से पढ़ के समझ सकें। एक बार क्लास को देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को इस पीपीटी से रिवाइज कर लीजिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला पदार्थ भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको जब 1:2:1 के रेशियो मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी तो देता है, सर्वाधिक एनर्जी कौन देता है, तो अगर पूछेगा जारण से सर्वाधिक एनर्जी फैट देता है, लेकिन हमारी बॉडी को सर्वाधिक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है कैसे, ऑक्सीकरण के पश्चात। कई बार ऑप्शन में देता है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है, कन्फ्यूजन। अभी आपको लग रहा हो बहुत सिंपल है, लेकिन आप सोचिए जब एग्जाम हॉल में स्ट्रेस में हो, उसमें आपको ये तो पता होता है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, सबको पता होगा। इसलिए पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा मिलती है, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए उस टाइम पे ऐसा लगेगा क्या ऑप्शन में आ रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट, ये पीडीएफ बनाने के लिए मैंने क्या किया था, जितने भी आपके यूपीटेड एग्जाम में मैंने देखा कि फूड से यूपीटेड एग्जाम में, इसके बाद आपके एस्टेट के एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम मैंने देखा फूड टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को मिलाया है।
ये क्वेश्चन मुझे घटना चक्र की बुक में मिला था। घटना चक्र जो में घटना चक्र पूर्वालोकन आता है पीसीएस के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन था, मुझे बहुत सही क्वेश्चन लगा था, इसके लिए मैंने ऐड कर लिया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के स्थान पे कई बार जारण भी लिख देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीकरण के स्थान पे अगर जारण लिखा है तो भी वही होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कई भी इसको 4 किलो कैलोरी भी दे देता है। भोजन की कुल ऊर्जा का लगभग 60 to 80% एनर्जी में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्रोत होते हैं, लेकिन ये वो स्रोत है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की इमेज है, जैसे आपका शकरकंद होता है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, ये सब क्या होता है, गेहूँ, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अच्छा बताइए, 2016 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, और 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ये वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 को बाजरा या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2016 को आपको दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ओके, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके अलावा बताइए, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ओके, इसके अलावा बताइए, शिमला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप बताइएगा, 2-3 क्वेश्चन के आंसर और जल्दी से लिख दीजिए। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है, तो ये आपके कानपुर में स्थित है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी नोट करिए। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। तंबाकू उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है, सेकंड। और तंबाकू उपभोग के मामले में कौन सा स्थान है, फर्स्ट। देख लीजिए, उत्पादन में तो दूसरे स्थान में, लेकिन खाने में पहले स्थान पर है। क्लियर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे के जैसे कुछ और स्रोत होते हैं, आलू, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शहद, सरका, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अब जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका संचय शरीर में क्या हो जाता है, फैट के रूप में हो जाता है। अब मान लीजिए, तभी तो कहते हैं ना भाई, आलू कम खाओ, चावल कम खाओ, मोटे हो जाओगे। क्यों, क्योंकि इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। अब बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी की जरूरत उतनी तो बॉडी ने ले ली। अब भैया एक्स्ट्रा हो गए, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाती है, फैट के रूप में संचय हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब किसी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे, स्टार्च परीक्षण का उल्लेख आपकी एनसीईआरटी की बुक में किया हुआ है। देखिए, मैंने इमेज भी वही लगा दी है ताकि आपको पता रहे कि सच में उल्लेख है कि नहीं। स्टार्च परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। सांद्र आयोडीन विलयन का प्रयोग नहीं करते। छोटे छोटे पॉइंट है, समझ लीजिए। तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं, उसके 2 या 3 बूंद डालते हैं। अगर वो पदार्थ नीला या काला रंग का हो जाता है तो ये दर्शाता है कि इसमें क्या है, स्टार्च की उपस्थिति है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितने भी पॉइंट थे आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आके प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था आपके वर्जीलियस ने। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है जो एक प्रकार का एमिनो एसिड्स है। हमारी बॉडी में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन किस में टूटती है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटती है। एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ के प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि हमारी जो सेल होती हैं, कोशिकाओं के क्षय, इनकी मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, कोशिकाओं की सेल, इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जो हमारे बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं ना, जो बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। या कई बार आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हमारी सेल की अगर मरम्मत के लिए कोई जिम्मेदार होता है तो आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस व क्वाशियोकर नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
हमारे शरीर में कितने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं? हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 ऐसे एसिड होते हैं जिसका निर्माण बॉडी स्वयं कर लेता है, लेकिन बाकी एसिड क्या होता है हमें करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के हम लेते हैं ना, प्रोटीन के लिए पनीर ले लेते हैं, सोयाबीन ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं क्योंकि हमें बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन किस बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा होता है? प्रोटीन आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। प्रोटीन क्या करता है? कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आपको लग रहा हो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि आपको यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा अपलोड होता है। अब बाकी एग्जाम के सिलेबस से देखेंगे तो यूपी का सिलेबस क्या होता है, फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, तो आपको ज़्यादा फैक्ट तैयार करने पड़ते हैं। जैसे आप सीटेट के लिए जूनियर लेवल साइंस पढ़ रहे हैं, सीटेट के जूनियर लेवल साइंस में क्या होता है, उनके टॉपिक निश्चित हैं, उसमें भी आपके क्या होते हैं कि पेडागोजी का पार्ट भी होता है। तो पेडागोजी की 4 से 5 क्लासों में पेडागोजी आसानी से निपट जाती है। आपको सिर्फ क्या होता है, फैक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। और सीटेट में एक और चीज़ होती है, वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछता है, सीटेट इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमता, इसलिए सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़्यादा ईजी होता है यूपी टेट के अकॉर्डिंग। तो यूपी टेट में आपको सारे फैक्ट, और यूपी टेट में क्या होता है, सिलेबस कुछ और देता है, उसके साथ साथ जो नहीं देता ना वहाँ से भी पूछ लेता है, इसलिए आपको यूपी टेट के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना? 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा चारण प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना होता था? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का चारण मिलता था। ध्यान रखिएगा। दाल, सोयाबीन, अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सब क्या प्रोटीन के स्रोत हैं। ये आपके इमेज दी हुई है प्रोटीन के स्रोत की, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसकी PDF मैं आपको फ्री में ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अब प्रोटीन में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, विटामिन A, B, C, D, K। अब इसके विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के केमिकल नेम क्या होते हैं, इनसे कौन सा रोग होगा, इस सबको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।